तो चलिए डियर, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ्रेमवर्क के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं डियर, जो कि हमारा सिलेबस है यूपीवीटी अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क में क्या क्या पढ़ना है हमें। याकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेपर वर्ल्ड 1999, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बारे में हम आज क्लियर करने वाले नंबर ऑफ टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग और टाइम या चीज़ों के टाइप्स में बात करते हैं कि योकोहामा टाइप्स स्ट्रेटजी एंड सेफर वर्ल्ड, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आपको अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि गाइज आप जानते हैं, इसके लास्ट वाले लेक्चर हमने भूकंप भूकंप बाढ़ सुनामी मतलब प्राकृतिक आपदाओं, उनसे होने वाली समस्याओं और उससे निपटने के लिए जो भी चीज़ें हमें करना पड़ता है उसके बारे में हमने टोटली डिस्क्राइब किया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजी की। जैसा कि जो सिलेबस में हमारा दिया गया है कि फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क क्या होता है, अभी सब समझ जाएंगे। याकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेपर वर्ल्ड 1999, कहीं 1994 भी लिखा रहता है, तो ये सब डाटा वेरी करता रहता है। तो आप आज हम समझेंगे याकोहामा स्टडी एंड क्या समझेंगे, योगो योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015, ये सब चीज़ें समझेंगे। तो और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे नंबर ऑफ टॉपिक्स आज हम क्लियर करने वाले हैं। एंड आज के बाद हमारा ये पूरा है जो हमारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेटजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चीज़ों की ओर चलते हैं। देखिए फ्रेमवर्क क्या है, आप जानते हैं कि कोई आपदा आई, कोई डिजास्टर आया, तो उसको निपटने के लिए कुछ हमें काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और वो कौन सा काम करना पड़ेगा, यदि कोई आपदा आ गई, भूकंप या बाढ़ सुनामी कुछ भी आ गया, वैश्विक महामारी ही आ गई, तो उससे निपटने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें करेंगे हम। लेकिन वो क्या करना पड़ेगा, डिजास्टर आने के बाद वो लिखित फॉर्म में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, कि ऐसा ही करना है, जाहिर सी बात है। मान लीजिए कुछ तो नियम होने चाहिए। जैसा कि अभी हमारा क्या आया, कोरोना वायरस आया, तो कुछ गाइडलाइंस थी उसकी कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मतलब कुछ तो एक लिखित रूप में निर्देश जारी होते हैं। तो उसमें वही सी चीज़ों के बारे में बात किया गया है फ्रेमवर्क के बारे में, कि यदि मतलब कोई भी दुर्घटना या आपदा आती है, प्राकृतिक हो कृत्रिम, तो उससे बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। तो चीज़ों को समझते हैं। कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक दिया गया है, जैसे कि योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड 1999। इसमें क्या है, आप पढ़ते हैं कि जापान में याकोहामा शहर में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी की गई है। देखिए, जापान एक शहर है, जापान है जानते हैं एक देश है, जापान में एक शहर है जो कि योकोहामा शहर ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी मतलब लीडरशिप की है। जैसा कि आप अभी भारत में G20 सम्मेलन हुए, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उल्लेखनीय लोगों में से एक सुरक्षित दुनिया के लिए याकोहामा रणनीति है। देखिए, जो भी मतलब सम्मेलन में लोग ने भाग लिया, तो उसने कुछ स्ट्रैटेजी दी कि ऐसा ऐसा करना चाहिए यदि कोई आपदा विपदा आती है। ओके, जो लोग उसमें सम्मिलित हैं, तो यही होता है सम्मेलन। प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मुद्दे जो लिखा है यहाँ, संबंधित मुद्दों, आपदा जोखिम में कमी, महत्व केंद्रित था। मेन चीज़ ये है कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें इस चीज़ के लेकर हुआ था कि यदि कोई आपदा आ जाती है तो उससे आपदा तो आनी है, मान आपदा आ गई तो उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन उससे जो जोखिम होगा वो कम से कम कैसे हो। तो आपदा को देखिए रोक नहीं सकते, मान लीजिए भूकंप आना है तो उसको रोक तो नहीं सकते, लेकिन उससे कम से कम क्षति कैसे पहुँचे लोगों को, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वही सब क्या है, रणनीति बनाई गई लोगों द्वारा, कुछ कुछ सम्मेलनों द्वारा बैठक हुई। जैसा कि यूएनए है, WTO है, अभी WHO है, WHO की बैठक होगी, कोरोना वायरस के बारे में समझा गया चीज़ों को। इसी प्रकार जो आपदाएं आती है उसको निपटने के लिए बैठक हुई थी, जो कि जापान के शहर में, जो कि याकोहामा रणनीति प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के, देखिए याकोहामा जो स्ट्रेटजी है वो क्या है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण मतलब कि जो प्राकृतिक आपदा है उसको कम करने के लिए मतलब एक रणनीति है। ओके, क्लियर हो रहा होगा सभी चीज़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय दशक INDR के से उभरे जो 1990 से 1999 तक चली है। यह रणनीति क्या हुआ, प्राथमिक लक्ष्य समुदाय और राष्ट्रों पर प्राकृतिक आबहावा के प्रभाव को कम करना था। देखिए, मेन उद्देश्य क्या था जो ये चलाया गया था याकोहामा स्ट्रेटजी, वो क्या था कि प्राथमिक लक्ष्य ये था, मेन मोटिव ये था कि जो समुदाय हैं या राष्ट्र हो या देश हो, कोई भी जाति जनजाति कोई भी हो, तो उसके लिए क्या है, प्राकृतिक
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावों को कम करना था। यही रणनीति थी कि यदि कोई आपदा आती है तो किसी भी देश को क्या करना है, किसी भी समुदाय के राष्ट्र को उस आपदा को कम करना है, उसके प्रभाव को कम करना है। रणनीति जो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए सक्रिय उपाय, तैयारियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया गया। मतलब रणनीति बनाई गई और उसमें मेन मोटिव ये था कि कैसे आपदा को कम करें, आपदा को कम नहीं मतलब उससे होने वाली क्षति को कैसे कम करें, तो मेन मोटिव यही था। तो यही बैठक में हुआ था। तो देखिए इसमें कुछ बातें मेंशन है, जो याकोहामा स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ बातें मेंशन है कि भैया अगर कुछ भूकंप वगैरह आता है, कुछ आपदाएं आती हैं, तो आपको ऐसा ऐसा गाइडलाइंस, इसके अकॉर्डिंग जो हमारी याकोहामा स्ट्रैटेजी फॉर सेफर वर्ल्ड के लिए कुछ बातें की गई, लेकिन उसको हम नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि अभी हम जानने वाले हैं द ह्योगो फ्रेमवर्क वर्क फॉर एक्शन, मतलब एचएफए के बारे में। क्योंकि यार गाइस, यदि इस एचएफए में जो हम पढ़ाएंगे, यदि आप उसको ही समझ लेते हैं, तो जो याकोहामा स्ट्रेटेजी है, यदि उसको भी आप उसी में लिख देंगे, मेरी बात को प्लीज़ करके समझिए, यदि उसको भी आप लिख देते हैं तो परीक्षा में आपको नंबर मिल जाएगा। और कोई गलत चीज़ नहीं है। देखिए भाई, भूकंप से बचने के लिए क्या किया, जाहिर सी बात है बाढ़ आएगी, मान लीजिए सपोज दैट बाढ़ आई, तो कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी विचारधारा दी, कुछ बैठक हुई, उसमें कुछ सुझाव दिया गया कि बाढ़ आएगी तो भैया क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ऊंचे जगहों पे सभी चीज़ें एकत्रित कर जाए, मतलब कुछ कॉमन सी चीज़ें होंगी जो सबको करना पड़ेगा। तो याकोहामा स्ट्रेटजी में भी कुछ बात की गई है जिसको हम नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि जो ह्योगो फ्रेमवर्क में कुछ बातें कहेंगे वो एक दूसरे से रिलेट करती है, तो उसी को समझ लेंगे और उसी को आप अपने एग्जाम में कॉपी में लिख देंगे। तो सिंपल वही चीज़ें हैं। विदाउट वेस्टिंग वो टाइम गाइस, चलते हैं द यागो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, मतलब HFA 2005 2000 से 15, ये सब चीज़ें हैं। आई होप जो अब इसके ऊपर वाला था आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, मेन यही था कि कैसे आपदा को कम किया जाए, मतलब आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जाए। तो द योगोयामा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA के बारे में पढ़ लेते हैं। यागो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA 2005 में जापान, ये भी देखिए जापान वगैरह ऐसा देश है कि जहाँ भूकंप वगैरह बहुत आते रहते हैं, तो आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते तो जान लीजिए। जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप आता है इनका इज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ लाइक दैट पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, अपने देशों से ज़्यादा वहाँ आता है। तो वहाँ क्या हुआ कि ये सब की बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है, भैया इन चीज़ों से निपटने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कुछ उपाय दिए, कुछ रणनीतियाँ दी, कुछ बातें बताई, वो सब कुछ खास कर बातें हैं जिसके बारे में हमको जानना पड़ रहा है आज। क्लियर है? क्लियर है? देखिए, योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन HFA 2005 में जापान के योगो में आयोजित, मतलब ये एक शहर है, एक स्थान का नाम है, आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया एक वैश्विक, मतलब ग्लोबल, मतलब विश्व स्तर पे जो भी चीज़ें होती समझौता था। मतलब कि इसमें क्या किया, लोगों ने समझौता किया कि भैया, मतलब बैठक हुई और बैठक में कुछ बातें हुई, उसमें क्या हुआ, वैश्विक तौर पे, मतलब विश्व लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे क्या हुआ, फ्रेमवर्क ने 2005 से 2015 तक अगले दशक में आपदाओं को प्रभाव को कम करने, मतलब कि 2005 से 2015 तक ये एग्रीमेंट हुआ, ये बातें हुई इस बैठक में कि ऐसा ऐसा किया जाएगा इस समय काल के दौरान। के लिए क्या होता है, एक रणनीति दृष्टिकोण प्रदान किया। इसका प्राथमिक लक्ष्य आपदाओं के लिए राष्ट्र व समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करना था। जाहिर सी बात है कि इसका, देखिए, आपदा के लिए राष्ट्र व समुदायों के लचीलेपन का आशय ये है कि मान लीजिए कोई आपदा आती है तो उसके लिए कोई गाइडलाइंस जारी होती है। सपोज दैट लॉकडाउन आया, तो लॉकडाउन में सभी राज्यों को क्या बंदी लगा दी गई थी, यातायात आवागमन सब ठप हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो सेंट्रल लेवल पे मान लीजिए बंदी लगा दी, रोक दिया गया है, तो कोई राज्य उसको नहीं मान रहा है। मतलब कि ऐसा लचीलापन होगा, मतलब कि जो भी सख्त कानून आएंगे, जो भी चीज़ें हैं, उसको हमें मानना पड़ेगा। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि अभी आया हमारा क्या कहते हैं, कोरोना महामारी, तो WHO ने जो भी चीज़ें कही, सब देशों ने उसको गाइडलाइंस का पालन किया। तो यही सब चीज़ें लचीलापन है, मतलब जो भी चीज़ें आएंगी उसको मानना पड़ेगा। क्या था, लचीलेपन का निर्माण करना था,
HFA ने राष्ट्रीय, मतलब जो ऊपर लिखा था HFA ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, मतलब कि प्राथमिकता कुछ बातें मेंशन की, जिसको क्या किया, पॉइंट आउट किया गया कि ये चीज़ें भैया करनी चाहिए आपदा के समय, भूकंप, बाढ़ और सुनामी के समय। ये सब चीज़ें ढांचे ने कार्रवाई के लिए 5 प्राथमिकताओं की पहचान की, जो निम्नवत है। जाहिर सी बात है, जो मतलब फ्रेमवर्क बनाया गया कि सुरक्षा से इससे निपटने के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, उसके लिए कुछ बातें दी गई, कुछ निर्देश जारी किए गए, जो कि एक संगठन के द्वारा। देखिए क्या है, एक पहला क्या है, यह सुनिश्चित करना है कि आपदा आने पर सभी को आपदा से होने वाले नुकसान को कम करना, राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर राहत कार्य, आपदा नियंत्रण हेतु सहयोग करना, इसमें आपदा जोखिम में कमी के प्रयासों का समर्थन के लिए कुछ योजना एवं कानून बना शामिल है। सिंपल सा आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये क्या है, कहना चाहता है कि जब कोई भी आपदा आती है, तो वो कहीं भी आपदा हुई, मान लीजिए किसी देश में आई, तो यदि जो संगठन बना है उसमें क्या होगा, वो मान के चलिए वो सबके लिए है। जो भी आपदा आई उसमें सबको मिल के काम करना है और उसको राहत प्रदान करना है और आपदा पर नियंत्रण प्राप्त करना। मतलब कि मान लीजिए सपोज दैट कोई संगठन है, उसमें बहुत से लोग जुड़े हैं, तो मान लीजिए कहीं भूकंप आता है, कुछ आता है, बाढ़ आता है, तो उसमें सभी देश की कंट्रियाँ क्या होंगी, अपना सहयोग देंगी, अपना सब कुछ करेंगी। ओके, ये सब चीज़ें हैं। और चाहे आर्थिक हो जाए, आर्थिक रूप से हो, सैन्य रूप से हो, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें मेन रूप से कुछ योजनाओं व कानूनों का बनाना शामिल था। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से और थोड़ा मेरी बातों को बस समझ लीजिए, कब सब काम आपको हो जाएगा। देखिए आपदा, दूसरा क्या है, आपदा की पहचान, आकलन, मतलब आपदा की पहचान क्या, आपदा कैसी है, कितनी भयानक है, आकलन मतलब कितना नुकसान होगा, निगरानी करना और प्रारंभिक चेतावनी को बढ़ाए या प्राथमिकता, आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने पे केंद्रित थी। जो ये दूसरा वाला था, प्राथमिकता दी गई है, उसमें मेन ये था कि चेतावनी दी जाए प्रारंभिक, क्योंकि भैया क्या होने वाला है, आपदा आने वाली है, सुरक्षित हो जाइए, मतलब अपने आप को सेव करने के लिए जुगाड़ वाले, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ये सब चीज़ें मेंशन है। तीसरा क्या है कि सभी स्तरों पर सुरक्षा और लचीलापन की सांस्कृतिक बनाने के लिए ज्ञान और शिक्षा का उपयोग करें। इस प्राथमिकता का उद्देश्य आपदा जोखिम से बारे में सार्वजनिक जागरूकता। देखिए जब आपदा होती, मान लीजिए कोरोना कोविड-19 आया, तो भैया क्या होगा कि उसमें सबको जागरूक करना भी एक एक काम था, मतलब जागरूकता अभियान फैलाना भी, मतलब कि कोई मास्क लगाइए, हाथ धुलिए समय समय पे, किसी से मिलिए न, सोशल डिस्टेंस बनाइए। तो जागरूकता फैलाना भी एक काम था। इसमें क्या हुआ, इस पॉइंट को भी ध्यान रखा गया। यहाँ लिखा है सुरक्षा और लचीलापन की संस्कृति। जाहिर सी बात है, जब लॉकडाउन लगा, जब कोरोना वायरस आया था, तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए भारत और जैसा देश है, यहाँ सभी त्यौहार वगैरह मनाए जाते हैं, तो इसमें लोग एकत्रित होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अब ऐसी स्थिति में कोविड-19 आया है तो उसमें हम क्या करेंगे कि भीड़ लगा करके सेलिब्रेट करेंगे, त्यौहार हो, कोई भी अवसर हो, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब संस्कृति लचीला बनाना है, मतलब लचीला मतलब समय अनुसार देख के सब कुछ चीज़ों को चलना है। आप देखे होंगे इसका प्रभाव, तो आप अच्छे से जानते होंगे, ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसमें जागरूकता फैलाना था। चौथे में बात कर लेते हैं इसमें अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करने एवं भेद्यता के मूल कारणों को संबोधित करना है। इसमें क्या है, जैसे कोरोना वायरस आया, अंतर्निहित मतलब जैसे क्या होता है, सपोज जस्ट क्या होता है कि जिससे अंतर्निहित मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने आप से बढ़ती हैं। अंतर्निहित उसका मतलब कारण होता है। जैसे कोरोना वायरस आया, क्या हुआ, कोरोना वायरस आया तो सर्दी हो जाती है, वैसे ही मान लीजिए अपने लोग को, तो होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब सर्दी होती है तो कुछ नहीं करते, लेकिन कोरोना वायरस में जब सर्दी आई, सर्दी जुकाम होता है, तो उसको क्या होता है, वो जोखिम मान लेते हैं उसको हम, और उस पर ध्यान देते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि इसके अंतर्निहित जोखिम कारकों को कम करने के लिए इसमें वेदता मूल कारणों को संबोधित करना था कि भाई मेन कारण जो हैं, जो भी चीज़ें हैं मेन उस पर भी ध्यान देना होता है कि किन 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 चीज़ों से फैल रहा है और इसके लक्षण क्या हैं, ये सब चीज़ें हैं। पांचवा क्या है, सभी स्तरों पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारी को मजबूत करना। HFA ने प्रतिक्रिया योजना और प्रतिक्रिया तंत्र को विकास पर प्रकाश डाला। मतलब इसमें क्या किया है कि आपदा आएगी तो उससे निपटने के लिए क्या किया गया, पहले से व्यवस्था बना ली गई है। तो ये सब तैयारियों को मजबूत कर लिया गया। ओके, जब बाढ़ आती है तो ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा
और इसमें क्या लिखा था अभी थोड़ा ऊपर पढ़ लेते हैं कि यहाँ देखिए क्या है। HFA ने आपदाओं और प्रभाव को कम करने के लिए लचीलापन बनाने के लिए क्या हुआ, वैश्विक प्रयास मतलब विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम को चिन्हित किया, जिससे इसने देशों और समुदाय की क्या हुआ विकास प्रतिक्रियाओं में आपदा जोखिम में कमी लाने में प्रयासों को मार्गदर्शन किया। जाहिर सी बात है जो गाइडलाइंस है HFA के द्वारा वो सब चीज़ें क्या है, उसका मेन मोटिव था कि आपदाओं से कम कमी हो और समुदाय और विश्व के लोगों को जान माल का कम खतरा हो। तो 2015 के HFA के 10 साल के कार्यक्रम के समापन के बाद क्या हुआ ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और मेरी बातों को सुन सकते हैं। जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का सफल बनाया गया था, जो आपदा जोखिम में कमी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ सब चीज़ें लिखी है, मेंशन है। देखिए ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। सफल बनाना क्या हुआ, सफल बनाया गया था जो आपदा जोखिम में कमी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है। जाहिर सी बात है जब मान लीजिए 2005 से 2015 तक ये सब जो चीज़ें हमारी लागू थी वो तो हो गई, लेकिन अब क्या है कि अब मान लीजिए कोई आपदा आती है, कोई विपदा आती है, तो उससे निपटने के लिए कुछ और करना चाहिए। तो उसके लिए क्या हुआ कि जोखिम न्यूनीकरण 2015 से 2030 के अनुसार सेंडाई फ्रेमवर्क का सफल बनाना, मतलब कोई और संस्था बन गई और कोई नए नियमों को जोड़ दिया गया और नए चीज़ों को शामिल कर लिया गया। तो उसके लिए 2015 से 2030 तक एक नए संगठन समझ सकते हैं इसको, क्या करना है इसके बारे में, मतलब आपदा से निपटने के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा और दिशा निर्देश देगा। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है। सेंडाई फ्रेमवर्क सेंडाई फ्रेमवर्क हमारा है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन मतलब SFA जो कि 2015 से 2030 तक है। गाइस इसके बारे में बात करते हैं हम, क्या है कि ये जो बेसिकली है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 एक वैश्विक समझौता है, जिसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र संगठन मतलब UN जानते हैं विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था। यह फ्रेमवर्क यांगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 2015 के उत्तराधिकारी मतलब इससे उत्पन्न हुआ है समझ सकते हैं, उसका ही अपग्रेड फॉर्म है और 2015 से 2030 तक 15 साल की अवधि में आपदा जोखिम में कमी या प्रयासों के लिए एजेंडा निर्धारित करेगा। मतलब अब क्या करेगा, जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन के तहत जो भी गाइडलाइन जारी होगी कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा बाढ़ आने पर, सुनामी आने पर, आपदा या विपदा आने पर, तो ये संगठन जो ये सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा गाइडलाइंस एजेंडा जारी किया जाएगा। भैया ऐसा ऐसा इसके पहले दूसरों के द्वारा जारी किया जा रहा था। देखिए अब बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ फॉर एक्शन, ये क्या है, प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ लिखा है यहाँ कि प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपदा जोखिम को समझना मेन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, मतलब इसको क्या होना चाहिए, प्राथमिकता होनी चाहिए, इसका अर्थ होना चाहिए प्राथमिकता। क्लियर है। तो ये क्या है, आपदा जोखिम को समझना, जोखिम मूल्यांकन और प्रारंभिक चेतावनी सहित आपदा जोखिम को समझने को मजबूत करना, मतलब समझ को मजबूत करना कि आपदा क्या है, कितनी खतरनाक है, किस स्तर पे क्या हो सकता है, इसका प्रभाव जा सकता है। तो ये सब चीज़ों को पहले समझना था, मतलब प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी एक्शन के लिए। आपदा जोखिम का प्रबंध करने के लिए आपदा जोखिम शासन का मजबूत बनाना, मतलब जब बाढ़ आती है तो बाढ़ नियंत्रण ऑपरेशन चलाने के लिए कुछ संगठन कुछ काम करते हैं कुछ लोग उसमें, तो वो भी चीज़ें करना पड़ता है। लचीलापन के लिए अपना आपदा न्यूनीकरण में निवेश, ये भी जरूरी है। जो लचीलापन के लिए आपदा न्यूनीकरण में कम करने के लिए निवेश क्या है, बुनियादी ढांचे के विकास, शिक्षा और सामाजिक संरक्षण सहित आपदा जोखिम में कमी और लचीलापन निर्माण में निवेश करने को बढ़ावा देना, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और क्या है प्रभावी, देखिए गाइस ये जो है ये हमारा हम पढ़ रहे हैं इस समय सेंडाई फ्रेमवर्क, क्या है सेंडाई फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या है SFA के द्वारा क्या है जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रयासों को मार्गदर्शन करने के लिए कुछ बातें, 4 प्राथमिक बातें रेखांकित की गई। जैसे कि अभी जानते हैं हमारा क्या है HFA में कुछ बातें दी गई थी, तो ऐसे हमारा SFA में भी कुछ बातें बताई गई कि भैया इसके अनुसार ये चीज़ें करनी पड़ेगी। तो यही सब हम पढ़ रहे हैं। प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए आपदा की तैयारी को बढ़ावा देना, मतलब कि
आपदा जब आएगी तो उससे निपटने के लिए जो प्रभावी ढंग से हमें तैयारी करनी है, उस प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना है। ओके, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली क्षमता निर्माण पर ध्यान देना और उसके साथ साथ प्रतिक्रियाएं के लिए आपदा तैयार को मजबूत करना था। ये सब चीज़ें हैं। देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं, लेकिन आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बार नोट्स पढ़ लेंगे तो यार अपने आप सब क्लियर रहेगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो विश्व स्तर पे जापान में हो रहे संगठन के बारे में कहा गया था कि ऐसे ऐसा करेंगे, लेकिन अब क्या करते हैं, हम अपने इंडिया लेवल पे बात कर लेते हैं कि इंडिया में इसकी जो संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वो क्या कहते हैं बाढ़, सुनामी और जैसी आपदाओं से निपटने के लिए क्या बात बताते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा क्या कहा गया है, मतलब NDMA, मतलब नेशनल अथॉरिटी मैनेजमेंट, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की। अभी तो हम विश्व स्तर पे बात कर रहे हैं, अब हम अपने जुगाड़ू भारत की बात कर लेते हैं कि अपने अनुसार हम क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA दिशा निर्देश के अनुसार देश के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब जो NDMA है वो भाई अलग अलग देश के लिए अलग अलग हो सकती है। सिस्टम जापान के लिए कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा भूकंप आता है, उनकी ज़्यादा क्षति पहुँचती है। वो कुछ देशों के लिए और भी अलग हो सकता है। तो यही सब चीज़ें कहा गई है, क्योंकि विभिन्न देशों में अपनी आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ और प्रोटोकॉल हैं। NDMA अक्सर कई देशों में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियाँ, योजनाएँ और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्लियर है ये सब, मतलब कि दिशा निर्देश देने के लिए, और जो भी चीज़ें आती हैं उससे प्रभावित होने पर क्या होता है, क्या क्या करना है, उससे निपटारा पाने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए कुछ बातें जारी करती हैं। ये सब आप समझ गए होंगे। तो नीतियाँ, योजनाएं और दिशा निर्देश जारी करती हैं को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। NDMA दिशा निर्देशों में पाए जाने वाले सामान्य तत्व शामिल हैं। मतलब जो NDMA है वो चलिए गाइस, NDMA के दिशा निर्देश अनुसार जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ती है डिजास्टर आने के बाद उनसे निपटने के लिए, NDMA ने हमारे क्या क्या बातें बताई हैं, तो उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में मैं बोल दूंगा, आप उसको अच्छे से सुन लीजिएगा। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी, जो भी मतलब क्या होती है आपदा आती है तो उसके लिए क्या क्या NDMA ने उसका तैयारी करनी पड़ती है। तो इसमें लिखा है साफ साफ कि क्या हो, एयरली वार्निंग सिस्टम, इमरजेंसी शेल्टर्स और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिस्पॉन्स टीम। ये इंग्लिश में लिखा है, हिंदी वालों को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ईयरली वार्निंग सिस्टम मतलब पूर्व चेतावनी प्रणाली। मतलब इसमें करते क्या है कि हम क्या करते हैं, NDMA के अनुसार सबसे पहले NDMA जो गाइडलाइंस जारी करती है उसके अनुसार क्या करते हैं, पूर्व चेतावनी प्रणाली, मतलब इसमें तैयारी करते हैं जब हम, तो उसमें सबसे पहले लोगों को क्या कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। तो इसका हिंदी तो मैंने मतलब बता दिया कि पूर्व चेतावनी प्रणाली। तो वन लाइनर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा भी मेन टॉपिक ही छोड़ देंगे तब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या करते हैं, इमरजेंसी शेल्टर्स। ये क्या होता है, आपातकालीन आश्रय। जो भी व्यक्ति क्या होते हैं, जो भी मतलब बाढ़ आई, सुनामी आई, भूकंप आई, तो उनका घर, मकान, बिल्डिंग जो भी है सब ध्वस्त हो गया, तो उसको सरकार द्वारा या किसी संस्था द्वारा क्या होता है कि आपातकालीन आश्रय प्राप्त किया जाता है। आपातकालीन आश्रय मतलब उसे दिया जाता है कि भैया रहने के लिए उसे जगह दी जाती है। तो यही हमारा आपातकालीन आश्रय हो जाता है। तो वन लाइनर आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है और भी चीज़ें हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। एंड हमारा क्या है गाइस, आप इसमें एंड ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर रिस्पॉन्स टीम। ये क्या होता है कि परीक्षण और क्षमता निर्माण प्रतिक्रिया टीम होती है। तो इसमें यही सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं कि NDMA अनुसार ये सब चीज़ें हमें बताई गई है। तो रिस्पांस क्या होता है, मान लीजिए जब हमारा क्या आता है, कोई भी भूकंप या कोई आपदा आती है तो उसके लिए कैसे हमें तैयार रहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। लेकिन जब क्या होती है, भूकंप आ जाती है तो उससे भूकंप, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो उसमें रिस्पॉन्स क्या करते हैं, मतलब क्या क्या हम प्रक्रिया दिखाते हैं उससे अब निपटने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए करते क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान। मतलब हम क्या करते हैं कि आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, कुछ योजना बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा करने से बाढ़ आई तो कुछ टीम बना लिया, टीम बना करके उसमें क्या किया, वर्क करना शुरू कर दिया कि बाढ़ बचाओ, हाँ बाढ़ से लोगों को बचाया जाए और इसमें राहत प्रदान की जाए। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, ये तो आप सुने होंगे। इसमें क्या होता है, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मतलब खोज एवं बचाव अभियान, कुछ अभियान चलाए जाते हैं। मान लीजिए कहीं भी भूकंप, बाढ़ कुछ भी आ गया तो उसमें लोगों को जान माल की जो क्षति पहुंची है उसके लिए सर्च एंड
रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हमें समझना पड़ रहा है। एनडीएमए के अनुसार ये सब चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं। और क्या होता है, मेडिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। मेडिकल मतलब चिकित्सा एवं मानवीय सहायता। लोगों को क्या की जाती है, जो भी आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उस समय प्रभावित होते हैं, उनको मेडिकल और ह्यूमन मतलब मानवीय सहायता दी जाती है। चिकित्सा एवं मानवीय जैसा संभव हो सकता है सरकार द्वारा, एक संस्था द्वारा ये सब चीज़ें कराई जाती हैं। तीसरा क्या होता है, ये तो जब आ जाएगा कोई भी आपदा, उससे प्रभाव जो होता है उससे निपटने के लिए चीज़ें करनी पड़ती है। फिर रिकवरी कैसे करेंगे, मान लीजिए कोई आपदा आई, चली गई, लोगों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत हानि है, तो उसकी भरपाई रिकवरी कैसे करेंगे, उसकी रिकवरी कैसे करेंगे, तो यही चीज़ें हैं। वसूली कैसे करेंगे, पुनः प्राप्ति कैसे करेंगे, उस चीज़ की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिहेबिलेशन रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान। इसमें क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाएं चलाते हैं। मतलब पुनर्वास मतलब कि रिहेबिलेशन एंड पुनर्निर्माण मतलब ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब जब हमारा कोई भी आपदा आया, चला गया, तो उसकी भरपाई कैसे करेंगे, जो भी डिजास्टर आई है उससे जो भी जान माल या लोगों को खतरा हुआ है, हानि हुई है, उसकी भरपाई के लिए क्या करते हैं, हम पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाएं चलाते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि लोगों की सहायता करते हैं, उनको आश्रय देते हैं, कुछ निर्माण योजनाएं चलाई जाती हैं, आवास योजनाएं चलाई जाती हैं जो राहत प्रदान करती हैं लोगों के लिए। तो ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसको आप अपने विचार से भी सोच सकते हैं। हालांकि आपदाएं आती रहती हैं, समस्या उत्पन्न होती रहती हैं, और आप लोग भी न्यूज़ चैनल में भी देखे होंगे कहीं कहीं आपदाएं आ जाती है, तो उसमें बहुत सी संस्था, बहुत सी सरकार मिलजुल के काम करती हैं, उससे निपटने का प्रयास करती हैं। रिकवरी में बात कर लेते हैं और क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट मतलब कि वित्तीय सहायता एवं समर्थन। मान लीजिए कि बाढ़ आई, किसी के घर ढह गया, जानवर बह गए, तो उसमें क्या होता है, कुछ वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, घर बनवाने के लायक नहीं रहता, या भोजन की कमी हो जाती है, भुखमरी आ जाती है। इस समय क्या करते हैं, वित्तीय सहायता एवं समर्थन प्रदान करते हैं लोगों को सरकार द्वारा, किसी भी के द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। अब बात कर लेते हैं मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट फॉर अफेक्टेड कम्युनिटी। मतलब कि ये है कि वित्तीय सहायता एवं समर्थन, फाइनेंशियल असिस्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं, प्रभावित समुदाय के लिए वित्तीय सहायता एवं समर्थन प्रदान करते हैं सरकार द्वारा। तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या है, साइकोसोशियल एक होता है, साइकोसोशियल सपोर्ट मतलब कि मनोसामाजिक समर्थन। जो आसपास के समाज होते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं, मान लीजिए बहुत बड़ी बिल्डिंगें हैं आसपास और एक छोटी सी बिल्डिंग है या कच्चा मकान है, वो बह जाता है बाढ़ में, तो आसपास के मानवीय लोग भी उसका मानव प्राणी जो है वो भी कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट करते हैं, समाज के लोग भी। तो यही सब हमारा क्या है, मनोसामाजिक समर्थन है। ओके गाइज, देखिए आगे वाला तो हो चुका है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग रिकवरी कैसे करते हैं, भरपाई कैसे करते हैं जिसको आर्थिक और शारीरिक रूप से क्षति पहुंची है। तो ये सब कर लेते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, सपोर्ट वगैरह करते हैं। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपनी कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन और संचार सूचना मतलब इस व्यवस्था को कैसे मेंटेन करते हैं। भैया कोई आपदा आई तो उससे बहुत सी व्यवस्थाएँ बिगड़ गई, तो उसी व्यवस्था में क्या संचार और सूचना व्यवस्था है, जिसमें क्या करते हैं, ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि मतलब रिकवरी होने के बाद क्या होता है, हम सूचना और संचार के माध्यम से क्या करते हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। कोई भी मान लीजिए कोरोना आया तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन मतलब कि सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाते हैं कि मास्क लगाइए, ये वो कीजिए, मतलब कि अब उससे निपटने के लिए कि जैसा दोबारा अगर ऐसी आपदा आती है तो इससे हम निपटने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो बातें गाइडलाइंस जारी करती हैं, वो बातें बताई जाती हैं कि मास्क लगाइए, सार्वजनिक दूरी बना के रखिए, साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल्स कोरोना का हम ले रहे हैं क्योंकि ये भी आपका एक टॉपिक है, अभी बताते हैं आगे। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग डिजास्टर मतलब डिजास्टर के दौरान क्या करते हैं, हम कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं आपदा से निपटने के लिए। कुछ मान लीजिए कि कोरोना आया तो उससे अब चला गया, मान लीजिए सपोज दैट कोरोना चला गया, तो अब क्या हुआ कि उससे कुछ स्ट्रेटजीज बनाए गए मिलके कम्युनिटी के जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में यदि ऐसी आपदा फिर से आती है तो हम उससे निपट सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन टू पब्लिक मतलब कि इन्फॉर्मेशन डिसमिनेशन टू पब्लिक का मतलब हुआ कि जनता तक सूचनाओं को पहुंचाना या उसका प्रसार करना। तो ये सब चीज़ें करते हैं भाई,
कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन में सभी चीज़ों को बताते हैं, अवेयरनेस जागरूकता अभियान चलाते हैं और कुछ चीज़ें निर्धारित करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं कि ऐसा ऐसा करना है यदि ऐसी आपदा कोई आती है। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं समझने का। और जहाँ तक संभव हो सके चीज़ों को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझने का, आसपास की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ना का प्रयास कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है कोई रटने के सिलेबस है नहीं, बस एक बार आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और लिखने का तजुर्बा आपके पास पहले से है जो कि हम जानते हैं। जैसे कि अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, केस स्टडी करेंगे। केस स्टडी क्या होता है कि मान लीजिए कोई घटना हुई, सपोज दैट कोई घटना हुई, उस घटना में क्या कैसे हुआ उसके बारे में स्टडी करना, कि मतलब उस घटना के प्रभाव क्या थे, घटना के कारण क्या थे, उससे क्षति क्या पहुंची, लोगों को कैसे प्रभावित किया। तो एक केस स्टडी करने वाले हैं। कोई मान लीजिए भूकंप आया, मान लीजिए कोई भूकंप आया, तो उस भूकंप से मान लीजिए नेपाल में भूकंप आया, जापान में भूकंप आता है, तो किसी एक विशेष टॉपिक की केस स्टडी कर लेते हैं जो कि रियल लाइफ में घटना घटी है। तो केस स्टडी में हम कोविड-19 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि फ़िलहाल अभी नई केस स्टडी है, मतलब अभी नई घटना है, जिससे सभी लोग ग्लोबल लेवल पे, मतलब विश्व स्तर पे सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, जागरूक हैं इसके बारे में। तो केस स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे आज कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 का मतलब ये हुआ, कोविड जो है कोरोना वायरस डिसीज़, COVID मतलब कोरोना वायरस डिसीज़, जो कि इसका फुल फॉर्म है कोविड-19 का। पेंडेमिक मतलब महामारी, 19 मतलब कि 2019 में आया था। इट्स कम इन 2019। तो ये सब कोविड-19 शॉर्ट फॉर्म है। तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं केस स्टडी के मामले में ये आपका टॉपिक है, सिलेबस है, तो इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए आज मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपका, लास्ट टॉपिक है, एंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। और ज़्यादा कोई ख़ास चीज़ें हैं नहीं, सब एक दूसरे से रिलेट हैं। कुछ चीज़ें आपकी मैंने इस छोड़ा भी है, जो कि यदि छोड़ा इसलिए मतलब कुछ टॉपिक छोड़ा है जो कि क्या है, जैसे NDMA है और भी कोई संस्था है, 2-3 है, तो उसमें जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस क्या, मान लीजिए भैया गाइडलाइंस कुछ 3-4 मान लीजिए WHO जारी करता है। पेंडेमिक आया मान लीजिए कोरोना वायरस, तो WHO क्या करेगा कि कुछ बातें बताएगा कि ऐसा ऐसा कीजिए। और इंडिया में कोई भी संस्था, मेडिकल संस्था होगी, जो भी होगा, तो वो भी बताएगा कि ऐसे ऐसा कीजिए। तो गाइडलाइंस के अनुसार कुछ चीज़ें तो कॉमन ही रहती हैं। तो जो मैं पढ़ाया हूँ, यदि आप उसको पढ़े रहते हैं तो आने वाला एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है, डोंट वेरी। तो आई होप आपको सब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कोविड-19 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो निश्चित रूप से SARS-CoV-2 नोवेल कोरोना वायरस, देखिए कोरोना वायरस पहले भी था, लेकिन ये जो कोरोना वायरस था इसका एक वर्जन था, मतलब एक अपग्रेड वर्जन था, नोवेल कोरोना वायरस, जो कि नया वाला था, के कारण कोविड-19 महामारी का वैश्विक स्वास्थ्य संकट रही। मतलब कोविड नोवेल कोरोना वायरस जो था वो क्या था, इसको पढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से SARS-CoV-2, देखिए SARS-CoV-2 जो नोवेल कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस की किस्म थी। इसके पहले भी कोरोना वायरस था, बट इसका जो नया वर्जन आया था इसका इफेक्ट भी ज़्यादा था। तो आप समझ सकते हैं ऐसा कि एक नई इसकी किस्म थी। तो इसके कारण क्या हुआ, कोविड-19 बेसिकली, ये ज़्यादा वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मेरी बातों को पढ़ लीजिए कि कोविड-19 महामारी एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट है जिसका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव पड़ा। यह एक संक्षिप्त केस स्टडी अवलोकन करने वाले हैं। यहाँ हम मतलब कि कोविड-19 के बारे में थोड़ा बहुत आप पहले लिख देंगे और फिर क्या करते हैं, इसके पूरे डिटेल करते हैं कि क्या होता है। कि होता ये कि प्रकोप का उत्पत्ति, प्रकोप मतलब इसका जो आउटब्रेक ओरिजिन था, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो एक रिपोर्ट के अनुसार माने या WHO की माने या किसी के अनुसार माने, कि एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का पहला मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में सामने आया था। माना जाता है कि यह वायरस चमगादड़ से उत्पन्न हुआ था, जैसे कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। जब उत्पन्न हुआ था तो ठीक था, लेकिन इसका जो वैश्विक प्रसार था, वैश्विक प्रसार कैसे बढ़ा, तो वायरस तेज़ी के साथ क्या होने लगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फैल गया, जिससे वैश्विक महामारी हो गई। मार्च 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को एक वैश्विक महामारी, एक महामारी घोषित कर दी। मतलब इसको WHO ने, जो संस्था है हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या किया, एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। कोविड-19 मुख्य रूप से जनसंपर्क, श्वसन, बूंदों में माध्यम से फैलता है। उसकी उच्च संचरण दर से इसके
तेज़ी के साथ वैश्विक प्रसार हुआ। जो ट्रांसमिशन है मतलब फैला कैसे, तो कोविड-19 जो है एक मुख्य रूप से जनसंपर्क मतलब कि सोशल जनसंपर्क से श्वसन की बूंदें मतलब सांस लेते हैं या उससे जो आप छींकते हैं सांस लेते हैं उससे जो भी बूंदें निकलती हैं, वो भी जो भी चीज़ें निकलती हैं वायस फॉर्म में, वो उससे ही इसकी संचरण दर मतलब उच्च संचरण दर मतलब कि जो फैलने की दर थी समय के साथ बहुत तेज थी। जैसा कि क्या हुआ, तेज़ी के साथ विश्व स्तर पर इसका प्रसार हो गया। अब इससे क्या हुआ कि पब्लिक, इसका जो प्रभाव था ये क्या हुआ कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स मतलब इसका प्रभाव जो देखा गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रियाएं क्या की गई, तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग, कई देशों ने वायरस से निपटने या रोकने के लिए लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों को लागू किया। मतलब ये चीज़ें लागू हुई। हेल्थ केयर मतलब कुछ हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, हेल्थ केयर पर तनाव, मामलों में वृद्धि होने पर क्या होता है, अस्पतालों नर्सिंग होम में बेड बिस्तरों दवाओं की अन्य कमी होने लगी, चिकित्सा संबंधी चीज़ों में कमी होने लगी, हेल्थ केयर में सिस्टम में तनाव पड़ गया। तो उस समय वैक्सीन विकास जब वैक्सीन आ गई तो इस पर बहुत से देशों ने मिलकर काम किया। जैसा कि इसको आप मेंशन कर सकते हैं, कोविड-19 में टीकाकरण की दर को बढ़ाया गया। मतलब जब वैक्सीन बन गई तो अब बहुत से देशों ने, वैज्ञानिकों ने मिलकर, हालांकि इसमें भारत बहुत आगे था। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि कोविड-19 टीकाकरण की विकास दर को बढ़ाया गया। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों तथा सरकारी दवा कंपनी द्वारा मानव तथा व्यक्तियों द्वारा मतलब व्यक्तियों के पास है वैश्विक सहयोग प्रदान किया गया। मतलब वर्ल्ड लेवल पे क्या हुआ, सभी संस्थागत सभी देश मिल करके जब क्या कहते हैं कोरोना वायरस का टीका बन गया वैक्सीन, तो उसको सब तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। वैश्विक मतलब वैक्सीन विकास किया गया। तो ये सब हो गया। प्रभाव क्या था कि वैश्विक महामंदी मतलब समझ सकते हैं कि इस महामारी के गंभीर आर्थिक महामंदी का नेतृत्व किया, जिससे व्यापक और व्यापारियों और व्यापक कह सकते हैं उद्योगों व सरकारी धंधों व नौकरियों को नुकसान हुआ। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं कि वैश्विक मंदी आ गई, लोगों के पास आर्थिक कमी हो गई और कुछ व्यापार ठप हो गए, जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, आवागमन आदि चीज़ें रुक गई थी। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से लोगों को पैसे की कमी होने लगी। सरकारी प्रोत्साहन क्या मिला इससे कि कई राष्ट्र व सरकारी अमीर व गरीब लोग आर्थिक गिरावट से प्रभावित लोगों की मदद की। मतलब सरकारी प्रोत्साहन था। बहुत सी संस्थाएं, बड़े बड़े अमीर लोगों ने, जो लोग छोटे छोटे थे कहीं बस्तियों गांव, और ऐसे में क्या हुआ, कुछ डोनेशन किया, कुछ दान किया। तो ये सब चीज़ें यहाँ मेंशन है, आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा कोई है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बना कर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। ये सब चीज़ें अपने दिमाग और सोच से भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इसको देख लेते हैं कि इस पे क्या हुआ, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें में बदलाव हो गया सामाजिक और सांस्कृतिक में। तो दूरस्थ कार्य और शिक्षा, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, महामारी ने दूरस्थ कार्य और शिक्षा को क्या हुआ, ऑनलाइन रुझानों को तेज कर दिया। जाहिर सी बात है, इस समय जो भी सिस्टम था हमारा, जो भी ऑनलाइन डिपेंडेंट हो गया, सभी क्या हो नेटवर्क के थ्रू, मोबाइल के थ्रू और डिजिटल के थ्रू काम होने लगा। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग से सोच के मेंशन कर सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली पे भी प्रभाव पड़ा, और जो भी रोज़गार थे वो ऑनलाइन ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे उस समय, और उस समय के प्रभाव से ही आज ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य पे क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, इसको देख लेते हैं। क्या हुआ कि अलगाव, अनिश्चितता और भय ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। मतलब ये सब चीज़ें हुई, लोगों को जो भ्रमित थे तो उनको मानसिक रूप से क्या हुआ कि जागरूक किया गया और बताया गया कि कोरोना महामारी से निपटा कैसे जाए, इससे क्या क्या हुआ। ये सब चीज़ें हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, गाइस देख सकते हैं आपकी लेसन एंड लर्न, मतलब सीखे गए सबक जो हैं। तो ये सब आपका सिलेबस है, टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, मेंशन किया है, इसको अलग से कहीं से नहीं ऐड किया। वैश्विक सहयोग महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों को क्या किया, प्रभावित किया। संबोधित करने में वैश्विक सहयोग में महत्व को रेखांकित किया। मतलब कि किस लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, जब कोई आपदा आ जाती है, महामारी आ जाती है, तो विश्व स्तर पे हम लोग एकजुट हो जाते हैं और उसके महत्व को रेखांकित किया गया है। यहाँ सब बताया गया है कि कैसे चीज़ों से निपटा जाता है और क्या क्या परेशानियाँ जब उत्पन्न होती हैं तो वो वर्ल्ड लेवल पे हम मिल करके कैसे दूर करते हैं। ये सब चीज़ें हैं। मतलब अभी वैश्विक महामारी आई थी तो आपने देखा होगा, इस चीज़ को आप बखूबी जानते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं। तैयारी और लचीलापन क्या हुआ, ऐसा नहीं मान लीजिए कोई संस्था है, संगठन बना है कि मान लीजिए एक देश दूसरे देश की दुश्मनी है, ये कह सकते हैं
ये तो होता ही रहता है। तो ऐसा नहीं कि हम इसमें मदद नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए भारत और चाइना का था, तो चाइना से आया, तो ऐसा नहीं कि भारत ने इसमें काम नहीं किया, अपना कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो यही क्या है, लचीलापन का अर्थ है। तो देश और संगठन भविष्य की आपदाओं और महामारियों के लिए तैयारी और लचीलापन रणनीतियों का पूर्व मूल्यांकन करने में अभी भी लोग क्या हैं, जुटे हुए हैं कि ऐसी भी आपदा आने पर क्या होता है। बहुत सी संस्थाएं जो इस पर काम कर रही हैं कि आएगी ऐसी संस्था, ऐसी समस्या, तो हम लोग किस प्रकार से इससे निपट सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं, मेंशन है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंड आज हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, मतलब कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो इसको 2 पार्ट में आप दे सकते हैं। आई होप आप सबको चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यार गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है। आपके नंबर ऑफ़ टॉपिक्स क्लियर हैं, आप टेंशन न लीजिए कि कोई टॉपिक छुटा है। इतना ही पढ़ के जाइए, काफ़ी इज़ दैट सो मच। ये बहुत अधिक है, तो आप टेंशन न लीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये हमारा EVS जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट था, ये कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल पे ये सब चीज़ें कंप्लीट